हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे। आज की जो क्लास होने वाला है काफी स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि ये क्लास आप लोग के डिमांड पर होने जा रही है। आप लोग काफी रिक्वेस्ट आ रहा था कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, तो आप लोग के लिए मैं हाजिर किया हूं आज क्लास क्लास पॉलिटिकल साइंस के टॉप 15 गैस क्वेश्चन जो कि आपको हर हाल में याद कर लेना है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिया हूं। बाकी आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कुछ गैस क्वेश्चन को हम लोग आपके समक्ष लेकर गया हूं, तो आप लोग को हर हाल में इस क्लास को एंड तक देखना है। बाकी आप लोग को सारे सब्जेक्ट के जो गैस क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से बिहार एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि काफी कम प्राइस में हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत ही कम प्राइस में ऑफर में आप लोग को मिल रहा है। और एक दिन में लेकर के आप लोग काफी अपनी तैयारी को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि गैस क्वेश्चन मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन है, जो कि उसमें से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, बट आप लोग को सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन मुझे याद करना है। तो इसलिए गैस क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग सारे सब्जेक्ट के गैस क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। और आज मैं उन्हीं गैस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेके आऊँ चुन करके, और देखिए काफी आसानी भाषा में आप लोग के लिए मिलेगा, तो आप लोग को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो जितने बच्चे अभी तक गैस क्वेश्चन नहीं लिए आप लोग फटाफट से ले लीजिए, लगभग सारे सब्जेक्ट का तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 15 जो है लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली गैस क्वेश्चन है। सब्जेक्ट हम लोग का है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आप लोग को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह मिलेगा, बट आप लोग को जब समझ जाएंगे तो इजीली सारे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा हमको, लिखित संविधान का क्या अर्थ होता है। क्या आप लोग बता दो कि लिखित संविधान का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम लोग संविधान समझते हैं, संविधान होता है क्या। संविधान क्या होता है, किसी भी चीज को चलने के लिए हम अगर कोई भी रूल बनाते हैं उसको हम एक तरह से संविधान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी आपस में मिलकर कोई काम करना चाहती है, तो वो 5 साल के लिए अगर कुछ भी रूल उन लोग का कंपनी का होगा, उस रूल को एक लिखित रूप से किसी पेपर में लिख करके जो एग्रीमेंट बनाता है उसको हम एक तरह से संविधान भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे देश को चलाने के लिए एक लिखित रूप पे एक किताब, एक पुस्तक लिखी गई है, ग्रंथ लिखी गई है, जो भी बोले आप अपनी भाषा में, उसको हम क्या कह सकते हैं, संविधान कहेंगे। तो कहने का अर्थ ये होगा, अगर हम किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो भी रूल बनाते हैं वो उस चीज का संविधान कहलाता है। तो हम बात करें हम लोग भारत के संविधान, तो मतलब भारत को चलाने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन कराई गई है, जो भी रूल रेगुलेशन लिखी गई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। बट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि लिखित संविधान, मतलब दिख रहा है हम लोग को कि संविधान जो होगा, एक होता है मौखिक संविधान, जो सिर्फ आदमी बोल चाल पे जो भी चीज शर्त बोल रहा है कि तुम्हें ये करना है वो करना है, मतलब बातों से खत्म, मतलब बातों से ये खत्म, यानी ये हो गया मौखिक संविधान। एक होता है लिखित संविधान, जिसमें हम लोग पूरा प्रॉपर लिख करके देते हैं ताकि उस चीज को कभी चेंज ना किया जाए। मौखिक चीजें चेंज हो सकती है, लोग कहेगा कि अरे तो ऐसा नहीं बोला था, तो कुछ और बोला था, है ना। तो इस तरह की बातें आ सकती है, बट लिखित में क्या होगा, एक तरह पक्का ठोस रहेगा, ये लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है भारत का संविधान वो लिखित संविधान है, यानी काफी पक्का वाला संविधान है। ठीक है, तो आपको बोलना है कि लिखित संविधान से क्या समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे। लिखित संविधान वह संविधान है जो किसी देश के संविधान निर्माताओं द्वारा, जो संविधान का बनाता है उसको हम संविधान का निर्माता कहते हैं। जो संविधान को बनाता है, तैयार करता है, तो उसको संविधान का निर्माता कहते हैं। जैसे हमारे भारत के संविधान का निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बनाया था। कितना समय लगा था बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप लोग को बखूबी पता होगा, है ना। क्या पूछ रहा है आप लोग को, आंसर कैसे लिखना है। लिखित संविधान वह संविधान है जो किसी देश के संविधान निर्माताओं द्वारा लिखित रूप से तैयार किया जाता है ना। लिखित रूप से तैयार किया जाता है, उसी तुम लोग कहेंगे लिखित संविधान। इसमें क्या होता है, इसमें संविधान के सभी सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है, रूल है ना, सिद्धांत और प्रावधान को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि क्या होना चाहिए, किस शर्त पे क्या होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी रहती है लिखित संविधान में। उसी में पूछा जाता है भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है, तो आसानी से आप लोग लिख लेंगे कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखो ध्यान से, क्या पूछ रखा आप लोग को कि शिमला समझौता का महत्व बताएं। अब आपको बताना है कि शिमला समझौता होता क्या है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा शिमला समझौता के बारे में, बाकी जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 को, उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो कि 1971 में नया देश का रूप लिया बांग्लादेश में। तो इस तरह क्या हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हो गया पूरी तरह से, और भारत से जो है क्योंकि भारत के अटैच में था बांग्लादेश, तो फिर क्या हुआ कि वहां पे लोगों का बंटवारा हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ कि सीमाओं का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ एक समझौता बना जिसका नाम पड़ा शिमला समझौता, जो शिमला में हुआ था 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ इस समझौते के द्वारा दोनों देश 1971 के युद्ध के बाद
कि स्थिति को समाप्त कर दिया गया। यानी जो 1971 के पहले जो भी युद्ध वगैरह हो रहा था इस चीज को, सीमा को लेकर के, वो युद्ध को समाप्त किया और एक समझौता बनाया जिसका नाम पड़ा शिमला समझौता, जो कि 1975 को आता है। इस समझौते में दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दिया। यानी जो भी चीजें लिखा हो समझौते के तहत वो दोनों को एग्री हुआ, राजी हुआ, और फिर क्या हुआ, इसके बाद से जो भी बांग्लादेश एक अलग नया देश का निर्माण लिया, पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो अलग पाकिस्तान हुआ, और भारत इंडिया एक अलग अपना से रहने लगा। तो ये समझौते के बाद तीनों चीजों को जो क्लियर करा दिया गया था, शिमला समझौता, जो कि 1972 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दूसरा पूछ रखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आपको उद्देश्य बताना है। तो डेफिनेटली इस तरह से इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को पहले लिख देना है कि कोई भी चीज के बारे में आपको क्या उद्देश्य है। तो उसमें आप लोग को नहीं भी आता हो तो आप लोग को कम से कम लिखना है कि निम्नलिखित उद्देश्य है, बाकी जो होगा वो दिखाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लिख देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुआ था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, या फिर आप लोग पॉइंट बाय देख सकते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जो कि उस टाइम पे कृषि उत्पादन में 25% तक वृद्धि भी हुई थी। हाँ, मैंने यहाँ पे दे दिया इसको, कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, उद्योग में वृद्धि, जो कि लगभग 20% तक वृद्धि हुआ था। गरीबी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ये सारे कुछ उद्देश्य थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। या फिर आप लोग को नहीं भी पता इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ भी आप उद्देश्य लिख देंगे अच्छा प्लस पॉइंट में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तब नहीं आता तब, अगर आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप लोग खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी दूसरे का उद्देश्य उसमें चिपका देंगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाने वाला है। ठीक है, ये एक सीक्रेट ट्रिक है, आप लोग को याद रखना है, समझे। हाँ, नहीं आए तब बनाना है इस तरह, नहीं तो पता चला आया और इस तरह बनाया, पता चला पकड़ा चले गया तो फिर वो भी ना मार्क्स नहीं मिला आप लोग को। चलो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को जो भी आता होगा कम से कम कॉपी एटलीस्ट लिखना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 4 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को। दक्षेस क्या है? दक्षेस पर हम लोग ऑलरेडी सुन रखे होंगे। दक्षेस को नुकसार कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 को होती है ना। उस टाइम पे उसमें 7 देश शामिल होते हैं। तो दक्षेस क्या है बेसिकली समझ लेते हैं। दक्षेस इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या एक क्षेत्र, मतलब कुछ देश मिला करके आपस में जो एक मिलान हुआ उन लोग का। ठीक है, जैसे देश में जाएगा आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, जो आसपास वाले जितने भी पड़ोसी देश है ना, वही सब मिलकर के ये संगठन बनाया गया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल है। ठीक है, 2007 में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है, पता होगा सभी को। अफगानिस्तान भी आप लोग को जोड़ देना है, शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मिलकर के इन सबको मिलकर के क्या करना है, इसका उद्देश्य मेन है कि जो दक्षिण एशिया की जो क्षेत्र है इन सब में क्या करना, शांति रखना है। ठीक है, सुरक्षा जो होती है हम लोग को खतरा वगैरह उन सब चीजों से बचाना है। आर्थिक विकास, जो भी इकोनॉमिकल सिस्टम है, यानी कोई भी पैसे उसे की मतलब जो गरीबी वगैरह में चल जा रहा है उसको मदद करना, तो आर्थिक विकास करना, इन सब चीजों को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, दक्षेस का। इन सब मिलकर के एक संगठन बनाया 8 देश मिलकर के। ठीक है, तो हमारा जो आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। अब राष्ट्रपति शासन से पता चल जाए आप लोग को कि शासन होने वाला है वो राष्ट्रपति का होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य? 28 राज्य। अभी पहले 29 था बट अभी 28 राज्य है। और आपको पता होना चाहिए भी कि टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब क्या होता है कि राज्य जो होता है, स्टेट जो होता है, उसमें जो है एक सरकार होता है। ठीक है, उसका एक मुख्यमंत्री होता है। सरकार जो राज्यपाल होता है और एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उस स्टेट का। अब राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ये सब जो हटा दिया जाता है, वहां पे सीधा शासन चल जाता है केंद्र शासन, मतलब केंद्र सरकार का। यानी उस मतलब मान लो बिहार में राष्ट्रीय शासन लगेगा तो बिहार का जो भी सरकार है उसको निकाल दिया जाएगा और ये शासन यहाँ पे चलाने वाला बिहार को शासन कौन करेगा, तो सीधा जो है आपके केंद्र से नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसका मतलब अभी जो भी केंद्र पे है तो वो करेंगे, बाकी जब अगर होगा इस तरह का मसला तो जो केंद्र में रहेंगे वो शासन करेंगे। तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन में सीधा क्या होगा, वहां की जो है सरकार जो हट जाएगी किसी भी स्टेट की, और वो हटने के बाद क्या होगा, इसका शासन चलेगा केंद्र पर और राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। समझ में आ गया। अगर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे ऑलरेडी
जो है केंद्र पर मतलब केंद्र शासित प्रदेश पर ऑलरेडी सरकार चलाते हैं केंद्र की सरकार, लेकिन जो स्टेट होते हैं उसमें बिहार के सरकार चलाते हैं, मतलब सॉरी बिहार के स्टेट सरकार चलाते हैं, जो भी स्टेट का सरकार होगा। मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया इसलिए माइंड में बिहार आ रहा बार बार। तो जो भी स्टेट होते हैं उस स्टेट के सरकार चलाते हैं। अगर वो स्टेट की सरकार से कुछ भी गलती होती है या फिर कुछ भी चीजों का उल्लंघन करता है तो वहां पे तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आप लोग को बताना है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य सरकार को किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, चलाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी घोषणा कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, कब करेगा राष्ट्रपति शासन? जब कोई भी संविधान में जो प्रावधान है उस चीजों को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करती है, या राज्यों के कानून व्यवस्था की स्थिति में बिगड़ जाती है। कोई भी राज्य की जो कानून व्यवस्था है उस चीज अगर बिगड़ जाती है और उस राज्य से नहीं चलता है, तब इस ये राष्ट्रपति जो है हुक्म देता है कि नहीं, अब ये स्टेट का सरकार जो है ये काम के लायक नहीं है, ये इससे ये संभलने वाला नहीं है, नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा जो है ये एक तरह का युद्ध हो जा सकता है। तो इस वजह से उसको बचने के लिए क्या करता है कि केंद्र पर वहां पे शासन लागू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है इसका लिखना है राष्ट्रपति शासन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है हम लोग को कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध काफी लाजवाब शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। शीत युद्ध में क्या होता है कि एक ऐसा युद्ध था जो कि बिल्कुल समझो तो बातों का युद्ध था, यानी अपने ताकत को दिखाने का, यानी ये दिखा रहा है उसको कि मेरी ताकत इतनी है, मतलब बात से जिस तरह हम आपस में कह सकते हैं जो झगड़ना होता ना नॉर्मल सी बातों से, कुछ ऐसी सी बात करना जो उसको चीर लगे, कुछ ऐसी बात करना तो उसको खराब लगे, इस टाइप के जो युद्ध होती है इसको हम लोग एक शीत युद्ध के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उस टाइम पे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस टाइम पे दो गुट बन गए, एक बन गया आपका अमेरिका और दूसरा बन गया आपको सोवियत संघ। दोनों गुट के बीच जो है एकदम बातचीत होने लगा कि नहीं मैं जो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अब लोग जितना भी देश है वो सारे जो है बोलने लगा कि तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो। इस तरह जो है कुछ कुछ देश अमेरिका के साथ, कुछ कुछ देश सोवियत संघ के साथ मिल गए। तो इस तरह से दो गुट बन गया और ये 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक रहते रहा आपस में, ये बातों का एक झगड़ा होते रहा। इसको शीत युद्ध के नाम से जानते हैं या फिर शीतकाल के नाम से जानते हैं, या फिर और उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम और ये वर्ड कह सकते हैं, याद नहीं रहा मुझे नाम। फिलहाल देखो आंसर क्या लिखना है। शीत युद्ध एक ऐसी वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो महाशक्तियां बताया आप लोग को, अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरे के विरोध भूमिका थी, एक दूसरे के विरोध, अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध और सोवियत संघ अमेरिका के विरुद्ध थी। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध भूमिका थी। युद्ध जो है शीत युद्ध का जो काल था 1945 से 1991 तक रहा। इस काल में विश्व राजनीति में अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति बनी रही। ठीक है, मतलब एक तरह का समझो कि ड्रामा टाइप का बना रहा कि कब क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो इस तरह से ये रहा 1945 से 1991 तक ये काल रहा। ठीक है, फिर 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ लगभग, और फिर क्या हुआ, ये युद्ध जो है समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को शीत युद्ध के बारे में लिखना है अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, एंड कुछ बच्चे कमेंट आता है कि इंग्लिश में मैं नहीं देख पाता हूँ, इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग नोट्स लेंगे तो इंग्लिश हिंदी मैंने नोट्स दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ तो समझ में नहीं आता कि इंग्लिश वाला छुप जा रहा है और आप लोग को जो है परेशानी हो जाती है ना। चलो देखो यहाँ पे, अभी मैं हट जाऊंगा इधर से। संघ सूची क्या है, आपको पता होना चाहिए संघ सूची क्या है। देखो सूची, संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची, ये तीन सूची है। ये तीनों सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में आते हैं। कौन सी अनुसूची में आते हैं? 7वीं अनुसूची में। जो राज्य सूची होते हैं उसमें कोई भी कानून वगैरह जो भी बनना होता है वो राज्य सरकार बनाते हैं, उसमें राज्य का अधिकार होता है। कोई भी राज्य अपने राज्य में जो भी कानून लगाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब संघ सूची में क्या होता है, जो भी केंद्र कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, केंद्र कोई भी कानून लाना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो संघ सूची में होते हैं। अब एक हमारा जो बचा समवर्ती सूची जिसमें दोनों की अनुमति लेती है, दोनों मिलकर जो भी कानून वगैरह बनाती हैं, तो आता है हमारा समवर्ती सूची। ये तीनों सूची जो आती है वो 7वीं अनुसूची में आती है। बट आपको पूछ रखा है संघ सूची क्या है, बता दिया आप लोग को। संघ सूची में क्या होगा, जो केंद्र जिस पे कानून बनाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, संघ सूची कहेंगे। तो देखो आंसर किस लिखना है हम लोग को। संघ सूची भारतीय संविधान की एक सूची है जिसमें वे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आपको मैंने बताया आप लोग को, जिसमें सिर्फ कौन बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में 97 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 97 विषय शामिल है अलग अलग चीजों पे। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वाले तो देख लिए होंगे इधर, है ना, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है ले लीजिए अगर दिख गया तो। चलिए आगे क्वेश्चन 8 को देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य होता है। संयुक्त राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य आप लोग को बताना है। तो देखो किस प्रकार से आप लोग को लिखना है। संयुक्त राष्ट्र है क्या? संयुक्त राष्ट्र जो है आपको पता होना चाहिए, इससे पहले जो है राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था 1920 को, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 को। कब समाप्त हुआ था? 1918 को। तो 1920 को राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है? ताकि फ्यूचर में दोबारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जिस तरह हुआ था उस तरह से और दूसरा युद्ध ना हो, इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। ये राष्ट्र संघ चलता है कुछ दिन तक, चलता है। फिर 1939 को क्या होता है? 1939 को आप सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाती है और राष्ट्र संघ फेल हो जाता है। जब ये युद्ध चलती है 1939 से लगभग 1945 को युद्ध समाप्त होती है। 1945 को समाप्त होती है और उसके बाद से जो तुरंत जो है मतलब राष्ट्र संघ को अपडेट करके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। वो डेट रहता है 24 अक्टूबर। क्या होता है वो? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है और उसमें जो है लगभग कुछ देश मिलकर के वो बनाते हैं और बोला जाता है कि ये ऐसा संघ राष्ट्र संघ होना चाहिए जिसमें पूरे देश को शांति कायम रखेगा और दोबारा इस तरह के युद्ध जो है नहीं होने देगा। सुरक्षा को लेकर के एंड आर्थिक स्थिति को लेकर के एंड स्वास्थ्य को लेकर, इन सभी चीज को ख्याल में रखते हुए एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है 24/1945 को। उसमें जो है कुछ देश शामिल होते हैं और हमारा भारत जो है लगभग 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है और उसका जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है कि दोबारा विश्व युद्ध इस तरह से नहीं होना, जो कि प्रथम और दूसरा हो गया और तीसरा नहीं होना फ्यूचर में, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बचाए रखना, सारे देश का इंसाफ करना, पंचायत करना, जो भी कहो आप लोग। ठीक है, पूछ रखा आप लोग को संयुक्त राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना। पहला उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जो भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो सारा इल्जाम जाएगा संयुक्त राष्ट्र पे कि क्या कर रहा है, वो देख नहीं रहा है क्या, ये युद्ध मतलब हो रहा है, इसके बीच उसके बीच लड़ रहा है, सब मारे जा रहा है। तो ये सब का जो दायित्व जाएगा वो किस पे जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ पे जाएगा। अगर कहीं भी विश्व युद्ध हो रहा है फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका काम क्या है? विश्व शांति को सुरक्षा बनाए रखना, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा काम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी का भी सहयोग होना चाहिए, किसी को अगर दिक्कत है तो उस चीज को बढ़ावा देना या फिर उस चीज में मदद करना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को लगाना संयुक्त राष्ट्र संघ के दो मुख्य उद्देश्य, और भी उद्देश्य है, बाकी मैंने दो बताया, आप लोग को दो बता दिया। अब देखो एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के दल बदल जो है क्या है? काफी शानदार प्रश्न है। दल बदल जो है किसी हद तक सही भी है और किसी हद तक गलत भी है। अब देखो दल बदल अगर ना रहे सिस्टम तो क्या होगा? कोई भी नेता अगर किसी के साथ है, अब उसको वहां पे कुछ गलत किया है तो वो अपने दल को बदल करके किसी दूसरे दल मतलब दूसरे दल में शामिल हो सकता है, इस हिसाब से सही है। लेकिन क्या होता है कभी कुछ कोई इंसान मेहनत करता है लेकिन कुछ पैसे के लिए उस दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाता है, इस हिसाब से गलत है। तो दल बदल एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है, जो कभी काल नुकसान भी होता है और कभी काल इससे फायदा भी होता है। तो दल बदल होता क्या है कि जब भी कोई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो किसी दल में शामिल रहते हैं और दल में शामिल रहते हुए उस दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में ज्वाइन हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दल बदल। अब लिखना किस तरह, इस तरह के दल बदल का अर्थ होता है किसी राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाना। दल बदल भारत में एक गंभीर राजनीतिक समस्या है। गंभीर का मतलब, कहने का मतलब वही टेंशन वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि कभी मतलब पता चलेगा अच्छा वक्त पे जो है बदल जाए तो फिर वो भी दिक्कत है। जैसे अभी कुछ हुआ ना यहाँ पे बिहार में जो है MIM का कुछ 5 पार्टी था, जिसमें से 4 पार्टी जो है दल बदल करके लास्ट में 1 साल रह के 2 साल रहने के बाद क्या करके किस में चले गया? कांग्रेस में चले गया। क्या, सॉरी कांग्रेस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे, जदयू में चले गया। जदयू में राजद में गया था, राजद में गया था शायद, हाँ राजद में गया ना। तो क्या कहते हैं कि वो दल बदल गया। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी किसी दल को नुकसान भी होता है, कभी कभी फायदा भी होता है। अगर अच्छा है तो बदल रहा है तो नुकसान है, अगर खराब है बदल रहा है तो फिर फायदा है। तो दल बदल में क्या होता है? किसी दल में रह करके किसी दूसरे दल में जाना, उसको हम क्या कहते हैं? दल बदल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग दल बदल क्या होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछा सकते हैं, इसलिए आप लोग को हर हाल में याद रख लेना है। क्वेश्चन 10 को देखिए ध्यान से, कि हम लोग को सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय से पता चल जाएगा समाज के द्वारा न्याय प्राप्त करना। अब देखो जब कोई समाज में रहते हैं, अगर उसको समाज के द्वारा एक न्याय प्राप्त होती है, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं, उसमें उसका सुरक्षा देखी जा सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति देखा जा सकता है, यानी हर तरह से उसको न्याय दिलाया जा सकता है। तो हम किस तरह से देखो यहाँ पे सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लोग को समान अवसर प्राप्त होना, समान अधिकार प्राप्त करना। ये नहीं कि कोई समाज में रह रहा है उसको नीच नजर से देखा उसका हक इतना नहीं है, ये अमीर है तो इसका हक ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। समाज में जितने भी लोग हैं सभी को समानता का अधिकार, बराबर का अधिकार। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि अधिकार करना सामाजिक में न्याय के सामाजिक असमानताओं को दूर करना, जो भी मतभेद है लोगों के बीच असमानता फैला रही है समाज में कि नहीं ये मेरे इसके बराबर नहीं है, ये मेरे से नीचे है, ऐसे वगैरह जो असमानता जो अपने ऊपर ऊपर नीचे करते हैं, तो इन सब चीजों को क्या करना है, दूर करना सामाजिक न्याय के अंदर। ठीक है, दूर करना, सभी लोगों के लिए समान शिक्षा, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, समान शिक्षा, स्वस्थ रोजगार अवसर प्रदान करना जो कि समाज द्वारा हो जाती है, इसको हम लोग सामाजिक न्याय कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग को कि केंद्र शासित प्रदेश का क्या अर्थ होता है। मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में किसका सरकार होता है, राज्यों में सरकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, राज्य सरकार का, या फिर कह सकते हैं हम लोग मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, एक राज्यपाल होते हैं किसी राज्य का, बट केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आपका कोई मुख्यमंत्री होता है, ये सीधा शासन जो होता है वो किसके द्वारा था, वो केंद्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम उसी को कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, करंट की बात की जाए तो, बाकी चेंज होगा तो आप लोग लिख लेना, अभी तो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को इसका आंसर लिखना है। फिलहाल क्वेश्चन 12 को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 12 हम लोग को पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 12 का हम लोग को कि गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है वो बताना है आप लोग को। ये क्वेश्चन से आप लोग जाहिर सी बात है कई बार आप लोग ने सुन रखा है, गुट निरपेक्षता का, जिसकी स्थापना 1961 को होती है। ठीक है, भारत से कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं इसका समर्थन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब 1945 को बाद से 1945 के बाद जब शीत युद्ध शुरू होता है तो उस टाइम दो ही महाशक्तियां होती है, दो ही गुट होते हैं, एक अमेरिका एक सोवियत संघ। अब एक जो है एक नया गुट बनता है 1961 को, जिसका मतलब होता है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, एक अपना जो है जो अपना अधिकार है उस चीज के लिए लड़ेगा और अपना आजाद रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, उसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। जिसकी स्थापना जो होती है 1961 को 3 व्यक्ति करते हैं, मार्शल टिटो, जवाहरलाल नेहरू और एक कौन है, क्या नाम है उसका, नासिर, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है लिखना है। देखिए किस तरह से लिखना है हम लोग को इसके बारे में। गुट निरपेक्षता का जो मतलब उदय होता है कब होता है, यानी इसकी स्थापना होती है 1961 को, भारत से कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये भी पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है जिसमें कोई देश की किसी भी गुट या समूह में जोड़ने से मना करता है। ठीक है, गुट निरपेक्षता एक ऐसी क्या है, मतलब एक ऐसी नीति है, ठीक है, जिससे कोई भी देश किसी भी गुट या समूह में जुड़ने से मना करता है कि नहीं वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, वही कहलाएगा गुट निरपेक्षता। ठीक है, मना करता है। भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। भारत जो है किसका पालन करता है, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, है ना। तो हम लोग को इस तरह से लिखना है क्वेश्चन 12 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, इकहरी नागरिकता क्या है। अब देखो इकहरी नागरिकता, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है और भारत में किस प्रकार की नागरिकता नहीं है, इस तरह से जाता है। तो आपको ऑप्शन मिलता है इकहरी, दोहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता क्या होता है कि किसी भी देश में एक ही नागरिकता, अब देखिए कुछ देश में जो है डबल नागरिकता है, मतलब दोहरी नागरिकता। जैसे आप देखोगे अमेरिका में टोटल कितने स्टेट है, टोटल 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं। तो 50 राज्य में क्या है कि 50 राज्यों का झंडा अलग है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर अमेरिका के कोई स्टेट, न्यूयॉर्क का कोई अगर नागरिक है तो वो न्यूयॉर्क का भी नागरिक है, अमेरिका के नागरिक है, यानी दोनों जगह का वो नागरिक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपने बिहार में अगर इसको लागू करें तो हम लोग अगर बिहार का कोई अलग झंडा हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे बिहार का नागरिक है, और साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे इंडिया का भी नागरिक है। तो इस तरह से दो नागरिकता हो जाएगा, मतलब देश एक ही में दो नागरिकता। उसी तरह जो अमेरिका में क्या है, देश एक ही है, एक ही देश में दो नागरिकता, तो उसको हम लोग कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो आप लोग देखो क्या भारत में कोई अलग अलग स्टेट का अलग अलग झंडा है, नहीं है, सबको जो है इंडियन झंडे को मतलब मानना पड़ता है, और सब कोई जो है एक ही चीज को मानता है, पूरे इंडिया को आजादी एक ही में मानता है। तो इसलिए हमारे क्या है कि हमारे एक ही नागरिकता है, हम लोग पूरे इंडिया की नागरिकता है। वहां पे अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता, वो अपने जो स्टेट है जैसे न्यूयॉर्क मान ले तो न्यूयॉर्क में भी नागरिकता मानेगा और अपना यूए मतलब अमेरिका की भी नागरिकता मानेगा। तो इस तरह उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। और एकहरी नागरिकता में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही नागरिकता। तो हमारा जो भारत है वो कौन सी नागरिकता माना जाएगा, एकहरी नागरिकता में। समझ में आ गया आप लोग को। एकहरी नागरिकता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या बोला है, जिससे देश के सभी नागरिक को समान अधिकार कर्तव्य होता है। भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता प्रणाली लागू है। समझ आप लोग को इस तरह से लिखना है, बाकी अपने भाषा में आप लोग जो भी लिखे मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। बस समझ जाना आप लोग को, कुछ भी लिखेंगे आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से लेंगे, थोड़ा अच्छा मार्क्स आने का पूरा गारंटी रहता है, उसमें थोड़ा कम आता है बट मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, लिखने से मिलेगा जैसे लिखे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे। तो आप अपने शब्द में उत्तर दे, मीनिंग होना चाहिए, बस कहना क्या चाहते हैं आप।
चलिए तो क्वेश्चन हमारा 14 देखो क्या पूछ रखा है, ध्यान देंगे। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है पंचायती राज से क्या समझते हैं, तो आंसर आप लोग किस प्रकार लिखना है। पहले पंचायती राज समझ लेते हैं क्या है। पंचायती राज जो है इसकी शुरुआत राजस्थान से होती है और इसका मांग जो करता है वो कौन करता है, वो करता है बलवंत राय मेहता। ठीक है, जो त्रिस्तरीय है ये जो है पंचायती राज कितने स्तर पर होते हैं, 3 स्तर पे पूरा होते हैं, ताकि हर जगह पे विकास हो सके। ठीक है, क्योंकि राज्य लेवल पे किसी भी शहर लेवल पे तो उतना ही तक देखा जाता है, किसी गांव या ग्राम लेवल पे जो है इतना विकास को नहीं देखा जा रहा है। तो इस वजह से इस चीज को हर जगह तक पहुंचे, हर जगह विकास हो, इसलिए जो है पंचायत राज की मांग की गई। ठीक है, और पंचायत राज में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं। अब ग्राम पंचायत होते हैं वार्ड, उसके बाद प्रखंड होते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या होता है, पंचायत में ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद, ये 3 चीजें जिसको हम लोग त्रिस्तरीय कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को लिखना किस तरह से आंसर देखो ध्यान से। पंचायती राज भारतीय स्थानीय सरकार की एक क्या कहते हैं प्रणाली है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 चीज शामिल है। सबसे ऊपर जो होता है वो जिला परिषद होता है, फिर उससे होकर के जो आता है हमारा किसमें आता है, तो पंचायत समिति में आता है। फिर पंचायत समिति के बाद क्या होता है, ग्राम पंचायत। हर एक का होता है ना कि आपका पंचायत क्या है, तो आप अपना पंचायत लिखते हैं, जो गांव में रहते हैं वो पंचायत लिखते हैं अपना। उस पंचायत के अंदर जो है क्या क्या आते हैं, वह मुखिया आते हैं, वार्ड मेंबर आते हैं, एंड समिति, सरपंच, अलग अलग तरह से आते हैं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, और पंचायत समिति में 3 स्तर होते हैं, वार्ड क्या बोलते हैं, पहला जो है जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है आपका ग्राम पंचायत, जो कि आपका होता है जहाँ पे एक क्षेत्र में मिलाकर के कुछ गांव मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनता है। तो इस तरह हम लोग उसको कहते हैं पंचायत समिति। इसकी मांग किसने किया था, बलवंत क्या समझ रहा भूल जा रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति ना, क्या है, बलवंत राय मेहता ही, हाँ बलवंत राय मेहता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। कह रहा हम लोग को कि समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं। अब समानता का अधिकार पूछ रखा है, यानी सबको बराबर, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हम लोग लग रहा है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है, एक मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान में निहित है। ये कहाँ पे बताया गया, ये समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, कहा गया है। ठीक है, समानता का अधिकार सभी नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो उनके जाति हो, कोई भी जाति हो उसको समान अधिकार मिले, चाहे उसका कोई भी धर्म हो या फिर कोई भी लिंग हो, लिंग मतलब लड़की लड़का जो भी हो, पुरुष। ठीक है, या राष्ट्रीयता के कुछ भी हो, वो राष्ट्रीयता में कुछ भी वो शामिल हो, अलग अलग, यानी एक राष्ट्र होना चाहिए किसी भी तरह का, उसको सबके मतलब सबके सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी को हम लोग कहेंगे समानता का अधिकार। क्या कहेंगे हम लोग, समानता का अधिकार। तो हम लोगों का जो एम था, टारगेट था, 15 क्वेश्चन कंप्लीट करना था, लगभग आधा घंटा हो गया एंड मुझे पास लगभग हम लोग का जो एम था वो 15 क्वेश्चन कवर करना था। हम लोग का लगभग टाइम आधा घंटा होने जा रहा है, कोई बात नहीं। तो इस 15 क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है, हर हाल में सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ लेना है। एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार समझ लेंगे। बाकी इंग्लिश वाले आप लोग को जो नहीं दिख रहा है या फिर आप लोग इसका गैस लेना चाहते हैं, सारे पेपर को लेना चाहते हैं इस तरह के सारे सब्जेक्ट का, तो आप लोग नंबर पे कॉल कर लेंगे। अभी बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है, एक दिन में आप लोग पूरा तैयारी लगभग कर सकते हैं गैस की मदद से। तो फटाफट से आप लोग ले लीजिए, देरी मत करना। चलिए मिलते हैं क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।